मैजिकल वुडन खिलौना। गाजियाबाद नाम के गांव में एक कारपेंटर रहता था। उसका नाम था भानोजी। वो अपने शेड में कई किस्म के लकड़ी की वस्तुएं बनाता था। वो पलंग, कुर्सी, टेबल जैसी वस्तुएं बनाकर लोगों को बेचता था। वो बच्चों के लिए मिनी व्हीकल्स के खिलौने बनाकर उन्हें बेचता था। उसकी पत्नी थी सुनंदा। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे, पर उनका कोई बच्चा नहीं था। पति पत्नी दोनों ने मिलकर कई तीर्थ स्थान की यात्रा की। कई देवी देवताओं के मन्नत मांगे, फिर भी उनको कोई लाभ नहीं हुआ। घर पर भानोजी के माँ बाप भी इसी बात से चिंतित थे। एक दिन भानोजी की माँ, अरे बेटी सुनंदा, पता नहीं तुम्हें बच्चे क्यों नहीं हो रहे। ऐसा कोई भगवान नहीं जिससे तुमने मन्नतें ना मांगी हो, और ऐसी कोई तीर्थ स्थल नहीं जहाँ तुम ना गए हो। फिर भी पता नहीं क्यों वो भगवान तुम पर रहम क्यों नहीं करता। हाँ भानुजी बेटा, सच ही तो है। अगर कोई पोता या पोती हो तो घर में हम उनके साथ खेलते हुए वक्त गुजार लेंगे, लेकिन क्या करें बेटा, सब अपनी अपनी किस्मत है। वैसे भी तुम दोनों की कुंडलियां मिलाने के बाद ही तो तुम दोनों की शादी की थी हमने, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आती पिताजी। हमने डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने हम दोनों की जांच की और कहा कि हम दोनों एकदम ठीक हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। ये सब मेरी वजह से ही है। मेरी किस्मत ही फूटी है। मेरे कारण ही आपकी जिंदगी में सुख और शांति नहीं रही। मुझे माफ करें माँ जी। मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा, इसीलिए भगवान ने इस जन्म में मुझे बांझ बना दिया। अरे चुप हो जाओ बेटे, ऐसे नहीं बोलते। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है बेटे। ये सब ऊपर वाले की लीला है, तुम चिंता ना करो। तब बेचारी सुनंदा वहाँ से रोती हुई चली गई। जब भी मौका मिलता, सुनंदा और भानोजी बच्चों में बिस्कुट और चॉकलेट बांटते थे। बच्चे बड़े चाव से उन्हें खाते थे, तो ये देखकर बहुत खुश होते थे। खाओ बेटे, एक और चॉकलेट ले लो, और चाहिए तो कहो और लाकर दूंगी, ऐसे कहती थी। खूब खाओ बच्चों, कल हम दोबारा आएंगे और तुम्हें ढेर सारे चॉकलेट और बिस्कुट देंगे। जब भी तुम लोगों को किसी चीज की जरूरत हो, हमारे घर आकर हमसे मांग लेना बच्चों, बिल्कुल संकोच न करना। एक दिन एक साधु भानोजी के घर आए। उन्होंने आकर उनके घर में एक हवन किया। बाद में घर वालों ने साधु को अच्छा भोजन कराया। उन्होंने पेट भरकर खाया। जाते जाते वो घर वालों को आशीर्वाद देने लगे। बेटा, तुम लोगों ने बहुत अच्छा अतिथि सत्कार किया है, मैं कृतार्थ हूँ। मेरी उस भगवान से यही प्रार्थना है कि उसकी कृपा तुम लोगों पर हमेशा बनी रहे। आप हमारे घर पधारे, ये हमारा सौभाग्य है स्वामी जी। अगर उस भगवान की दया हम पर होती तो अब तक हमें संतान का सुख प्राप्त हो चुका होता, पर पता नहीं अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ स्वामी जी। उसने दुखी होकर, बेटा, तुम्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं ना बेटा कि भगवान की कृपा दृष्टि तुम पर नहीं बनी हुई है। तुम दोनों ऐसा क्यों नहीं करते, किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लो। स्वामी जी, जो प्यार हम अपने बच्चे को दे सकेंगे वो हम अनाथ बच्चे को कैसे देंगे स्वामी जी। मुझे उस पर विश्वास नहीं है स्वामी जी। मेरे घर वालों ने भी मुझसे कई बार ये बात कही है, पर मुझे गोद लेना मंजूर नहीं है स्वामी जी। मैंने आपकी बात काटी, आप मुझे क्षमा करें। कोई बात नहीं बेटे, जो बात सच है वही तो तुमने कहा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच कहने से डरते हैं, पर मुझे ये बात अच्छी लगी कि तुमने हिम्मत के साथ सच बोला है बेटे। भानुजी, तुम ऐसा करो, एक लकड़ी से एक बच्ची का रूप बनाओ, मैं उस खिलौने में जान डाल दूंगा, फिर उसे अपनी बच्ची मानकर तुम दोनों उसे पालना। ये बहुत अच्छी बात कही है स्वामी जी आपने। आप मुझे थोड़ा समय दें, मैं एक अच्छा खिलौना बनाकर लाता हूँ। कोई बात नहीं बेटे, तुम जितना समय चाहिए ले लो, मैं यहाँ प्रतीक्षा करूंगा। तुम तुरंत अपना काम शुरू कर दो। तब भानुजी लकड़ी से एक बच्ची का खिलौना बनाने लगा। सब उतावले होकर देख रहे थे। आखिरकार एक लकड़ी की गुड़िया तैयार हो गई।
स्वामी जी ने कमंडल से पानी निकाला, कुछ मंत्र पढ़कर उस गुड़िया पर छिड़का। बेटे, मैंने इस गुड़िया में जान डाल दी है। अब ये इंसान की तरह सारे काम करेगी। इसके साथ खुशी खुशी जियो। तब सब ने स्वामी जी को प्रणाम किया। स्वामी जी ने सबको आशीर्वाद किया और वहां से चले गए। सुनंदा, मुझे बहुत खुशी हुई है। आखिरकार हमारी बेटी मिल गई है हमें। इसका एक बढ़िया सा नाम तो रखो। गुड़िया बहुत प्यारी है, क्यों ना इसका नाम हम गुड्डी रखें? फिर सुनंदा ने उस गुड़िया को गुड्डी कह के बुलाया। हेलो मम्मी, हेलो डैडी, आपने मेरा बहुत अच्छा नाम रखा है। मुझे गुड्डी नाम बहुत पसंद है। फिर दोनों मिलकर उस गुड़िया को बड़े लाड़ प्यार से पुचकारने लगे। गुड़िया दूसरे बच्चों के साथ खेलती थी, साइकिल चलाती थी, तैरती थी, सब काम करती थी। फिर स्कूल में भर्ती होकर वो पढ़ाई करने लगी। घर पर दादा दादी को वक्त पर खाना देना, दवाई देना, सब काम करने लगी। इस तरह वे सब खुशी खुशी रहने लगे। अंडरग्राउंड मोटर बाइक थीफ। मोती नगर गांव में विपुल नाम का एक नौजवान रहता था। उनका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिताजी रिक्शा चलाते हुए गुजारा करते थे। विपुल को अपने गरीबी पर बहुत गुस्सा आता था। वो अपने बाप से, अरे ये क्या बापू, मेरे कॉलेज में लड़के नए नए कपड़े पहनते हैं, वो नए नए स्पोर्ट्स कार और स्पोर्ट्स बाइक में आते हैं। मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है। लानत है ऐसे गरीबी पर। बेटे, इतनी तंगी में भी तुम्हारे पिताजी तुम्हें पढ़ा तो रहे हैं। ये बात कभी न भूलना। तुम पढ़ाई पूरी करके अच्छी नौकरी करो और ऐसे बाइक चाहे जितनी मर्जी खरीद लो। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा। ये बात सुनकर विपुल को बहुत गुस्सा आया। वो कॉलेज की तरफ जा रहा था तो एक लड़का एक लड़की को बाइक में बिठाकर, हे विपुल, हाउ आर यू बॉस, कहते हुए जाने लगा। इसके पास बाइक है तो ये सब नौटंकी कर रहा है। ये लड़कियां भी जिसके पास बाइक हो उसी के पास जाती हैं। अब मुझसे और नहीं होगा। मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकता कि मेरी नौकरी लगे और मैं बाइक खरीदूं। मैं भी इनकी तरह तफरी करना चाहता हूँ। ऐसा सोचा। बाद में उसने एक अंडरग्राउंड रूम खोदा। बाद में अपने कॉलेज से एक बाइक चुरा कर ले गया। उसे ले जाकर उस अंडरग्राउंड रूम में छिपाया। बाद में बड़े मासूमियत के साथ कॉलेज गया। वहाँ एक लड़का, हे भगवान, मेरा बाइक दिखाई नहीं दे रहा है। अभी परसों ही मैंने 1.5 लाख में खरीदा था। अब वो बाइक नहीं रहा तो मैं गर्लफ्रेंड के साथ घूमूंगा कैसे? अब मैं क्या करूं? कह के रो रहा था। ये देखकर विपुल अपने मन में, रो बच्चू रो। क्या? हाय विपुल, हाउ आर यू बॉस, ऐसा कहते थे? हाँ, मेरे सामने ही नौटंकी कर रहे थे। हाँ, चलो अच्छा सबक मिलेगा तुम्हें। यूं सोचा उसने। इस तरह हर रोज एक बाइक चुरा कर जाने लगा। उन सबको ले जाकर उस अंडरग्राउंड रूम में छिपाने लगा। एक दिन एक बाइक लेकर शहर गया। उसे एक मैकेनिक को बेचकर उससे पैसे ले लिए। उन पैसों से शराब पिया, जुआ खेला और मौज करने लगा। इस तरह जब भी उसे जरूरत पड़ती बाइक ले जाकर बेचता, उन पैसों से शराब पीता और मौज मस्ती करता था। गांव में बाइक गायब होने लगे तो सबने मिलकर पुलिस को कंप्लेंट किया। ये क्या हो रहा है सर? हर रोज एक बाइक चोरी हो रही है और आप क्या कर रहे हैं सर? उसने तो मेरा स्कूटी भी नहीं छोड़ा। 2 दिन पहले मेरे पिताजी ने बड़ी मेहनत से मुझे खरीद कर दिया था। बिना स्कूटी के कॉलेज जाना कितना मुश्किल है, आप क्या जाने सर। सब शांत हो जाइए। उस चोर को पकड़ने के लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना मुशक्कत कर रहे हैं, आप लोग क्या जाने। हम उसी काम में लगे हुए हैं। वो कोई आदतन चोर नहीं है, नया नया चोर है, इसीलिए उसे पकड़ना जरा मुश्किल है। हमें थोड़ा वक्त दीजिए प्लीज। तब सारे स्टूडेंट्स वहां से चले गए। एक दिन आकाश नाम का लड़का एक गोल्डन बाइक में कॉलेज आया। सब स्टूडेंट्स उसे हैरान होकर देखने लगे। हाय फ्रेंड्स, ये बाइक प्योर गोल्ड का है। इसे खास तौर पर दुबई में बनवा कर लेके आया हूँ। इसकी कीमत करोड़ रुपए से ज्यादा है। वाओ आकाश, ये बहुत बढ़िया है, पर मेहरबानी करके उसे घर पर ही छुपा के रखो। तुम तो जानते ही हो कि यहाँ पर बाइक की चोरी होती है। मेरी बात मान लो।
डोंट वरी बेबी, मेरे बाइक चोरी करने वाला अब तक पैदा नहीं हुआ है, तुम चिंता ना करो। ये सुनकर विपुल, क्या तुम्हारे बाइक को चुराना मुश्किल है? अभी चुरा कर दिखाता हूँ और तब देखता हूँ तुम्हारे चेहरे में कैसे 12 बजते हैं, तभी मुझे तसल्ली होगी। ऐसा उसने सोचा। बाद में उस बाइक को चुरा कर ले गया और उसे अपने अंडरग्राउंड कमरे में छुपाया। वाह, इसे बेचूंगा तो बस पैसे ही पैसे, पूरा शराब पीकर मौज करेंगे, ऐसा उसने सोचा। बाद में पुलिस और स्टूडेंट्स वहां पहुंच गए। उन सबको देखकर विपुल चौंक गया। तब आकाश ने गोल्डन बाइक के अंदर से एक मोबाइल को बाहर निकाला। अरे नीच कमीने, इस मोबाइल के द्वारा ही तुम्हें हमने ट्रैक किया है। ये जाल हम स्टूडेंट्स और पुलिस ने मिलकर बिछाया था। क्यों बच्चू, तुमने सारी चोरियां कॉलेज में ही की थी, इसीलिए हमें शक हो गया था और हमने वहीं पर ज्यादा ध्यान दिया। एक बात बताऊं, वो वैसे गोल्डन बाइक है ही नहीं, उसे सिर्फ सुनहरा रंग चढ़ाया था। तुम्हें यूं उकसाना हमारा प्लान का एक हिस्सा था। गरीबी में पैदा हुए बहुत सारे लोग करोड़पति बन गए, लेकिन वो सब मेहनत करके सही रास्ते में गए। तुम जैसे पैसों के लालच में गलत रास्ता चुनने वालों का अंत ऐसा ही होता है। गरीबी में पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना अपनी नाकामयाबी है, समझे? इस तरह वो जेल चला गया। बाहर आने पर उसने ईमानदारी का रास्ता अपनाया और मन लगाकर पढ़ने लगा।